हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। इसका आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक से कर सकते हैं, व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। और इसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मिलेगा विद कंटेंट, जैसा आपको क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी मिलेगा विद कंटेंट, क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट, इसी तरह का पीडीएफ रहेगा। ठीक है, और तीनों पार्ट मिलेंगे आपको पूरे कंप्लीट पीडीएफ में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये वीडियो रहेगा और आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। और के बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि काफी लोगों को लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस चाहिए। मुझे काफी लोगों के मैसेज आए हैं, तो बहुत सारे मैसेज के रिप्लाई नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए अनाउंसमेंट है कि लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं आपके लिए लेके आऊंगी, जिसमें हम अक्टूबर से मार्च तक के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज कवर करेंगे। अलग अलग टॉपिक के साथ कवर करेंगे, तो टॉपिक वाइज ये क्लास रहेगा जिसमें हम अलग अलग टॉपिक के साथ लाइक आरबीआई न्यूज, एसबीआई न्यूज, जीडीपी प्रेडिक्शंस, अपॉइंटमेंट्स इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, इस तरह से सारे अलग अलग टॉपिक के साथ हम कवर करेंगे। लास्ट 6 मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल रहेगा। तो जिसको भी ये वीडियो या पीडीएफ परचेस करना है आप लोग कर सकते हैं जब ये कंप्लीट हमारा आ जाएगा पूरा क्लास। ठीक है, तो ये वीडियो आने के बाद, ये क्लास पूरा कंप्लीट होने के बाद आप लोग इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से, जिसमें हम अक्टूबर से मार्च तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेंगे लास्ट 6 मंथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा हम लास्ट 6 मंथ का भी आरबीआई सर्कुलर कवर करेंगे, जिसमें हम अक्टूबर से मार्च तक का आरबीआई सर्कुलर कवर करेंगे। एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा, याद रखिएगा, एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा हमारा आरबीआई सर्कुलर विद इंपॉर्टेंट कंटेंट। एमसीक्यूज फॉर्म में रहेगा, ऑप्शंस भी रहेंगे, क्वेश्चन ऑप्शंस, और आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। और इसका भी पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं हमारा वीडियो हमारा क्लास आने के बाद। ठीक है, नीचे दिए गए लिंक से भी आप मुझे व्हाट्सएप करके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3, और इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा फैब का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड लास्ट पार्ट 3 के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एज पर द IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड ऑन 28th of Jan 2025, what is India's global ranking in term of nominal GDP? तो 28 जनवरी 2025 को जारी IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार नाममात्र जीडीपी के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 5th। कौन सी? 5th। India holds the 5th position in the global economy ranking as per the World Economic Outlook released by the International Monetary Fund on 28th of January 2025. ठीक है, this ranking is based on nominal GDP with India's economy valued at around $4.3 trillion in 2025, following the United States, China, Japan and Germany. तो फर्स्ट यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड जापान और फोर्थ जर्मनी एंड 5th इंडिया। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सी पोजीशन होल्ड करी है? 5th पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये जरूर याद रखना। ठीक है, क्या रिपोर्ट का नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। रिलीज किसके द्वारा की गई है? बाय द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, The IMF highlights India's robust 7% real GDP growth for financial year 25, fueled by strong domestic demand, digitalization, and government reforms like Make in India. India is poised to surpass Japan in 2025 and Germany by 2027 to 2028, aiming for third place with a projected $5.4 trillion GDP. Alongside China, India drives nearly 50% of global economic growth, reflecting its rising influence. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
What is the primary objective of the $200 million loan approved by the ADB Asian Development Bank for Kolkata on 28th of Feb 2025? तो बोला गया है कि 28 फरवरी 2025 को कोलकाता के लिए एडीबी द्वारा स्वीकृत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? क्या है? To enhance climate resilient sewerage and drainage system. Option B is the right answer of this question. ठीक है, ये इसका मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. एडीबी अप्रूव्ड अ 200 मिलियन $US लोन ऑन 28th of Feb for the Kolkata Municipal Corporation Sustainability, Hygiene and Resilience Project. ऑब्जेक्टिव रहेगा enhance climate resilient sewerage and drainage system to address urban flooding, sanitation and पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इन कोलकाता. ये इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है. ठीक है, अमाउंट कितना है? अमाउंट है $200 मिलियन की. इन कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? 84 किलोमीटर ऑफ ट्रंक एंड सेकेंडरी सेवरेज, 176 किलोमीटर ऑफ लेटरल पाइपलाइंस विद 50,000 हाउस होल्ड सेवर कनेक्शन, 1 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड 5 पंपिंग स्टेशन एंड अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम एक्सपेंशन. ठीक है, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which country were recently added to the Financial Action Task Force Grey List in February 2025? तो हाल ही में किन देशों को फरवरी 2025 में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF की ग्रे सूची में जोड़ा गया है? वो है नेपाल एंड लाओस. ठीक है, FATF held in plenary meeting from 19th of Feb to 21st 2025 in Paris, France, marking the second meeting under Mexico Eliza D. Enda Madrazo 2 years presidency. Membership and global cooperation. Kenya joined the FATF as guest jurisdictions, enhancing regional representation. Russia suspension from the FATF continued due to concerns about sanction evasions. ठीक है, compliance updates. Laos and Nepal were added to the grey list for strategic deficiency in their AML CFT frameworks, while the Philippines was removed after successfully addressing its action plan. Standards and financial inclusion. Changes. The FATF standards were agreed upon the support a risk-based approach and financial inclusion. A public consultation on these changes will be launched. Combating financial crimes. The plenary finalized work on combating financial flows related to online child sexual exploitations with report to be published next month. They are the important points. ठीक है, फर्स्ट रहा membership and global cooperation, second compliance updates, third standard and financial inclusion, and fourth combating financial crimes. तो FATF की जो बात पूछी गई है, ग्रे लिस्ट में किसको जोड़ा गया है? वो है नेपाल एंड लाओस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the revised risk weight for AAA rated NBFCs after the RBI latest policy change? तो RBI के नवीनतम नीति परिवर्तन के बाद AAA रेटेड एनबीएफसी के लिए संशोधित जोखिम भार क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है. वो है 20%. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. RBI unveiled a pivotal policy adjustment by lowering risk weights for bank lending to NBFC and microfinance institutions effective for 1st of April 2025. This decision rolls back on November 2023 increase aimed at reining in unsecured lending, signaling a shift to bolster credit flow amid slowing growth and liquidity challenges. With NBFC credit expansion dropping to 6.7% in 2024 and the MFI sector grappling with a 3.5% portfolio decline, the move reflects the RBI intent to support these critical financial intermediaries with while navigating risk under Governor Shaktikanta Das' balanced approach. Next point, restoration for NBFC. Risk weights revert to pre-November 2023 level, 20% for AAA rated, 100% of unrated. Easing borrowing cost for well-rated NBFCs.
MFI relief, microfinance loan risk weight reduced from 125% to 100% with potential eligibility for 75% under the regulatory retail portfolio, boosting the struggling sector. Economic context addresses a 1.5 trillion rupees liquidity deficit slowing NBFC credit growth and MFI portfolio shrinkage with rising delinquencies 6.4%. Strategic aim and cautions optimism, the last point, enhances lending capacity to underserved segments, supporting economic inclusion amid tight financial conditions. While relief for banks and borrowers, lending may remain selective due to persistent asset quality concern in both sectors. Next question. What is the new loan limit per borrowers for small value loans from urban cooperative banks UCBs as per the RBI February 24, 2025 announcement? क्या बोला गया है इसमें कि आरबीआई की 24 फरवरी 2025 की घोषणा के अनुसार यूसीबी यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से छोटे मूल्य के लोन के लिए प्रति उधारकर्ता नई ऋण सीमा क्या है? तो वो है 3 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑन 24th of Feb, the RBI increased the limit on small value loans for UCBs to ₹3 crore per borrowers. ठीक है, this move aims to enhance the financial soundness and resilience of UCBs by allowing them greater operational flexibility while maintaining regulatory objectives. So here are some important key points. New loan limit. The limit on small value loans has been increased to ₹3 crore per borrowers. This allow UCBs to offer larger loans to individual and businesses. Regulatory definition. Small value loans now include loan of value not more than ₹25 lakh or 0.4% of UCB's Tier 1 capital, whichever is higher subject to the ₹3 crore ceiling. Operational flexibility. UCB now have greater operational flexibility, enabling them to better meet the financial needs of their customers. Financial resilience. The move is aimed at improving the financial resilience and soundness of UCBs, ensuring they can provide stable and sustainable banking services. See, there are the some important key points. Next question. What was the theme of the 9th Asia Economic Dialogue AED 2025? तो नवी एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का थीम क्या था? थीम था इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड रिसर्जेंस इन एन एरा ऑफ फ्रेगमेंटेशन. ऑप्शन बी इज द right answer of this question. The 9th Asia Economic Dialogue took place from Feb 20 to 22 year 2025 in Pune, Maharashtra. It was organized by the Ministry of External Affairs, Government of India in collaboration with the Pune International Center PIC. Here are the important key details. First, chairperson. The event was chaired by the prominent political leaders and senior government officials. ठीक है, theme important है economic resilience and resurgence in an era of fragmentation. Next point क्या है? Next aim क्या है इसका? To address economic fragmentation, identify strategies for resilience and recovery and strengthen regional and global economic cooperation. First highlights discussion on AI, automation, cybersecurity and climate change. Focus on the blue economy in the Indian Ocean region and beyond. Emphasis on unlocking the potential of MSME or deliberations on the challenges and prospects for the international monetary system. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the primary objective of LIC वन मैन ऑफिस इनिशिएटिव? तो LIC की वन मैन ऑफिस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है? To empower LIC agents and sales associates with 24/7 digital services. Option A is the right answer of this question. क्या बोला गया है इसमें?
कि द LIC लॉन्च इट्स वन मैन ऑफिस शॉर्ट में OMO इनिशिएटिव ऑन 17th of February 2025। एम रहेगा इसका to empower LIC agents and sales associates with 24/7 digital services, enhancing efficiency and productivity। कुछ highlights हैं, provides a comprehensive digital ecosystem for policy sales after sales services, business tracking and training resources, accessible via mobile phones, enabling agents to serve policyholders anytime, anywhere. Integrated with LIC Ananda platform, offering features like premium calculator, benefits, illustrations, in-act registrations, online loan requests, renewal premium payments and claim related documentation submission। तो इसका एम जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। और LIC ने लॉन्च किया है अपना एक इनिशिएटिव जिसका नाम है वन मैन ऑफिस OMO। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द RBI डेटा मोबाइल ऐप। तो RBI डेटा मोबाइल ऐप का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें कि RBI launched RBI data mobile app on 18th of Feb। Here are the key features of benefits of the app: access to data. The app provides access to over 11,000 series of microeconomic and financial statistics related to the Indian economy. This includes data on national accounts, price indices, money and banking, foreign exchange and more। विजुअलाइजेशन टूल्स की बात करें तो यूजर्स कैन व्यू टाइम सीरीज डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स, मेकिंग इट इजियर टू एनालाइज ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। Downloadable data. App allows users to download data for further analysis and research, facilitating detailed economic and financial studies. Bank Locator. The app includes the features to locate banking facility within a 20-kilometer radius of the user's location, making it convenient to find nearby banks and ATMs। तो याद रखना है RBI डेटा मोबाइल ऐप का जो यूज है, मेन पर्पस है, प्राइमरी पर्पस है, वो आपसे पूछा गया है, तो वो है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA इन द बीमा ASBA पेमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। Application supported by blocked amount. Option B is the right answer. The IRDAI, what is the full form? Insurance Regulatory Development Authority of India launched Bima ASBA application supported by blocked amount on 18th of Feb। This new payment mechanism allows policyholders to use the UPI to make insurance premium payments more convenient. With Bima ASBA, policyholders can block funds in their bank accounts for premium payments. These funds are held until the transactions is completed, ensuring smooth and secure payments without immediate debits from the account. This system aims to enhance the ease of paying insurance premium and will be effective from 1st of March 2025। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA इन द बीमा ASBA पेमेंट मैकेनिज्म। तो फुल फॉर्म है इसका एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर साथ में ही है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? Reserve Bank of India has introduced RBI Data, a mobile application designed to enhance public access to microeconomic and financial data. What type of data visualization tools are included in RBI Data? तो RBI ने RBI Data नामक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है जिससे व्यापक आर्थिक और वित्तीय डेटा तथा सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
आरबीआई डेटा में किस प्रकार के डेटा विजुअलाइजेशन टूल शामिल हैं? तो फर्स्ट जो इसका रहेगा आंसर क्या रहेगा? इंटरैक्टिव ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RBI has introduced RBI Data, a mobile application designed to enhance public access to microeconomic and financial data. One of the key features of RBI Data is its interactive graphs and charts, which help users analyze time series data effectively. तो आरबीआई ने आरबीआई डेटा नामक मोबाइल एप्लीकेशन पेश किया है, जिसे व्यापक आर्थिक और वित्तीय डेटा तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। आरबीआई डेटा की प्रमुख विशेषताओं में से एक इसके इंटरैक्टिव ग्राफ और चार्ट हैं, जो यूजर्स को समय श्रृंखला डेटा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? According to Moody's Analytics, what is India's projected GDP growth for 2025? Moody's Analytics के अनुसार 2025 के भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? याद रखिएगा, मैं अपने हर क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ जीडीपी प्रेडिक्शंस में कि जितनी भी एजेंसीज हैं जो जीडीपी प्रेडिक्शंस देती हैं, वो टाइम टू टाइम अपना प्रेडिक्शंस चेंज करती रहती हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं, जो करंट जीडीपी प्रेडिक्शन है वही देख के जाएं। करंट वीडियो आप लोग जरूर देख के जाएं मेरा, ठीक है, क्योंकि जीडीपी प्रेडिक्शंस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजेंसीज। ठीक है, तो अभी अगर आपका कोई एग्जाम है विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आप मूडीज का जीडीपी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं, जो अभी पढ़ाया गया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 6.4%। India's economic growth is projected to slow to 6.4% in 2025, down from 6.6% in 2024, primarily due to new US tariffs and weakening global demand impacting exports, according to report by Moody's Analytics. ठीक है, the report titled Asia Pacific Outlook Charles Ahad highlights that the entire Asia Pacific region is expected to experience slower growth as trade tensions, policy uncertainties, and uneven economy recoveries affected the region of fortunes. ठीक है, specifically China's GDP growth is forecasted to decline from 5% in 2024 and 4.2% 2025 and 3.9% 2026. बात करते हैं मूडीज की। तो Moody is a rating agency founded in 1909 by Johnny Moody. ठीक है, जॉन मूडी, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। ऑपरेशंस मूडीज रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग्स, मूडीज एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, इसका प्रेसिडेंट एंड सीईओ है रॉब फॉबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? As per FAB 2025 report, who is the leading high-powered committee formed by IRDAI to scrutinize the Insurance Act 1938? तो फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा अधिनियम 1938 की जांच के लिए IRDA द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दिनेश खारा। ठीक है, IRDAI has formed a high-powered committee led by Dinesh Khara, former SBI chairman, to scrutinize various aspects of the Insurance Act 1938 and suggest amendments. Okay, the committee was established as the Indian government prepares to introduce the Insurance Amendment Bill in Parliament, which proposes 100% foreign direct investment in the insurance sector. The 7-member panel includes, ठीक है, first NS Kannan, former MD and CEO of ICICI Prudential Life Insurance. Second, Gireesh Radhakrishnan, former CMD of United India Insurance. Next, Rakesh Joshi, former member of IRDAI. Saurabh Sinha, former executive director of RBI. Alok Misra, MD and CEO of MFIN, and L. Vishwanathan, a legal expert. The committee has already conducted its first meeting, signaling a swift approach towards implementing the प्रपोज चेंजेस। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि
Who is leading? The Dinesh Kumar Khara, the former SBI chairman. Next question. What is SBI Research estimated GDP growth for India in financial year 25? तो वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए SBI रिसर्च का अनुमानित GDP विकास क्या है? तो 6.3% is the right answer of this question. SBI Research estimates India's GDP growth at 6.3% for financial year 25, assuming no major divisions in quarter 1 and quarter 2 growth figures from the NSO National Statistical Office. This is 10 basis points lower than NSO 6.4% forecast for financial year 25. About the SBI, founded year 1955, headquartered Mumbai, chairperson C.S. Sethi, slogan the bankers to every Indian. Next question. By which year does ADB aim to achieve over $36 billion in annual financing commitments? तो ADB ने किस वर्ष तक $36 बिलियन से अधिक वार्षिक वित्त पोषण प्रतिबद्धताएं हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2034 is the right answer of this question, option D. ADB has approved a plan to scale up its operations by 50% over the next decade, leveraging its existing capital base to enhance development impact across Asia and the Pacific. The capital utilization plan outlines a pathway to increase ADB annual financing commitment from $24 billion in 2024 to over $36 billion by 2034. ठीक है, पूछा गया है कि एडीबी ने किस वर्ष तक $36 बिलियन से अधिक वार्षिक वित्त पोषण प्रतिबद्धताएं हासिल करने का लक्ष्य रखा है? वो है 2034. एडीबी हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस. Founded in 1966, President Moscow Skava, member country 68, 49 regional and 19 non-regional. Okay, next question. Important information regarding any financial agencies. Next question. According to the Feb 25 report, what recent change has IRDAI introduced regarding UPI payment for insurance premiums? तो फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा प्रीमियम के लिए यूपीआई भुगतान के संबंध में IRDAI ने हाल ही में क्या बदलाव किया है? तो कस्टमर्स कैन ब्लॉक प्रीमियम अमाउंट यूजिंग अ वन टाइम यूपीआई अपडेट. ठीक है, सॉरी, यूपीआई मैंडेट. क्या बोला गया है? द IRDAI has permitted a one-time UPI mandate for blocking premium amounts for life and health insurance policies. Previously, no premium deposit was required while submitting a proposal form except for policies issued based on a declaration of a good health where coverage starts immediately upon payments. तो IRDAI ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए प्रीमियम राशि को ब्लॉक करने के लिए एक बार के यूपीआई अधिदेश की अनुमति दी है. पहले प्रस्ताव फॉर्म जमा करते समय कोई प्रीमियम जमा प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती थी, सिवाय एक अच्छी हेल्थ की घोषणा के आधार पर जारी की गई पॉलिसियों के, जहां भुगतान के तुरंत बाद कवरेज शुरू हो जाता है. IRDAI की बात करेंगे, हेडक्वार्टर हैदराबाद. आई रिपीट, हेडक्वार्टर हैदराबाद है IRDAI का, जो मैं अपने हर क्वेश्चन में जो IRDAI के रिगार्डिंग आता है मैं डिस्कस करती हूँ कि इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है. कंफ्यूज नहीं होना है, मुंबई नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर रहना है कि कुछ ही है जिनके डिफरेंट, जैसे PNB का दिल्ली है, इस तरह से. तो आपने इसका यहाँ पर हैदराबाद ही करना है, याद रखना है. ठीक है, मुंबई में कंफ्यूज नहीं होना. IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हैदराबाद. Chairperson Devasys Panda, founded in 1999. The IRDAI is an autonomous and statutory body under the jurisdictions of the Ministry of Finance, Government of India. Okay, next question.
The PhonePe rolls out device tokenization for merchants. Which type of cards will be initially supported for tokenization on PhonePe? PhonePe ने व्यापारियों के लिए डिवाइस टोकनाइजेशन शुरू किया है। PhonePe पर टोकनाइजेशन के लिए शुरुआत में किस प्रकार के कार्ड का समर्थन किया जाएगा? राइट आंसर वीजा, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, PhonePe became the first to offer this device tokenization solutions to all merchants, making it a significant milestone in the payment industry. Initial tokenization support, initially Visa, credit and debit cards will be supported for tokenization. तो PhonePe सभी व्यापारियों को ये डिवाइस टोकनाइजेशन समाधान प्रदान करने वाला पहला बन गया, जो इसे भुगतान उद्योग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है। और प्रारंभिक टोकनाइजेशन समर्थन में बात करें तो प्रारंभ में वीजा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड को टोकनाइजेशन के लिए समर्थन दिया जाएगा। PhonePe हेडक्वार्टर बेंगलुरु, फाउंडेड इन 2015 और सीईओ हैं समीर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बैंक इंट्रोड्यूस्ड द न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स इन सेलिब्रेशन ऑफ इट्स डैश फाउंडर्स डे। कौन सा? 101 ठीक है। Karnataka Bank launched two new banking products to commemorate its 101 Founders Day. KBL Sri is a specialized saving bank account designed for women and catering to homemakers, professionals, and entrepreneurs. KBL One Family Banking Programs is a solution that links family members under a single ID, offering shared privileges, tailored benefit, and seamless banking access. तो कर्नाटका बैंक ने अपने 121 स्थापक दिवस के उपलक्ष्य में दो नए बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। केवीएल स्त्री महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष बचत बैंक खाता है जो गृहिणियों, पेशेवरों और उद्यमियों की जरूरतों को पूरा करता है। केवीएल वन फैमिली बैंकिंग प्रोग्राम एक ऐसा समाधान है जो परिवार के सदस्यों को एक ही आईडी के तहत जोड़ता है, साझा विशेषाधिकार, अनुरूप लाभ और निर्बाध बैंकिंग पहुंच प्रदान करता है। About Karnataka Bank, founded in 1924, headquarter Bangalore, tagline Your Family Bank Across India, MD and CEO Sri Krishna Harihara Sharma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? In which rural areas both Liberty General Insurance and Maruti Suzuki Insurance Broking Boost Insurance Awareness expanded its outreach? तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस और मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग बूस्ट इंश्योरेंस अवेयरनेस ने किन ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच का विस्तार किया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत इन पंजाब। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस इन कोलैबोरेशन विद मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड is committed to enhancing इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड एक्सेसिबिलिटी थ्रू इट्स बीमा प्रचार और प्रसार इनिशिएटिव। As the non-life insurer for Delhi, Liberty is extending its outreach to underserved communities in Punjab, such as in Gram Panchayat with program like free vehicles inspections, eye checkup, and educational session on insurance. तो लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस मारुति सुजुकी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपनी बीमा प्रचार और प्रसार पहल के माध्यम से बीमा जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली के लिए गैर जीवन बीमाकर्ता के रूप में लिबर्टी पंजाब में वंचित समुदायों जैसे ग्राम पंचायतों में मुफ्त वाहन निरीक्षण, नेत्र जांच और बीमा पर शैक्षिक सत्र जैसे कार्यक्रमों के साथ अपनी पहुंच बढ़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Why did the RBI impose monetary penalty on Citibank, आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस एंड JM फाइनेंशियल होम लोन्स? तो RBI ने सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और JM फाइनेंशियल होम लोन्स पर मौद्रिक दंड क्यों लगाया है? फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स एज पर RBI सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स। ऑप्शन बी इज द right answer of this question. RBI imposed monetary penalties on Citibank, Ashirwad Microfinance and JM Financial Homes Loans for violating regulatory norms.
The RBI action was based on supervisory findings following a statutory inspection of the company's financial position as of 31st of March 2023 for Citibank and Ashirwad Microfinance on 31st of March 2022 and 31st of March 2023 for JM Financial Home Loans. ठीक है, आरबीआई ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल होम लोन पर मौद्रिक दंड लगाया। आरबीआई की कार्यवाही 31 मार्च 2023 सिटी बैंक और आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के लिए 31 मार्च और 2022 और 31 मार्च 2023 तक कंपनियों की वित्तीय स्थिति के वैधानिक निरीक्षण के बाद पर्यवेक्षी निष्कर्षों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which digital payment method can we use to create a fixed deposit through SIB Quick FD? SIB Quick FD के माध्यम से सावधि जमा बनाने के लिए किस डिजिटल भुगतान पद्धति का उपयोग किया जा सकता है? तो वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। South Indian Bank has rolled out a new service, SIP Quick FD, which allow individuals to start a fixed deposit without needing to open a saving account with the bank. The process is entirely paperless and users can make their fixed deposit via transactions. तो South Indian Bank ने एक नई सेवा SIB Quick FD शुरू की, जो व्यक्तियों को बैंक में बचत खाता खोले बिना ही सावधि जमा शुरू करने की अनुमति देती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से कागज रहित और यूजर्स यूपीआई लेनदेन के माध्यम से अपनी सावधि जमा कर सकते हैं। अबाउट द South Indian Bank, founded year 1929, Thrissur, Kerala headquarters, CEO PR Seshadri और स्लोगन एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What is the key proposal in the draft guidelines issued by the RBI regarding floating rate loans for retail and MSME borrowers? ठीक है, तो खुदरा और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए फ्लोटिंग रेट ऋण के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी मसौदा दिशा निर्देशों में मुख्य प्रस्ताव क्या है? RBI proposes to remove foreclosure charge on floating rate loans for retail and MSME borrowers, including those for business purposes. ठीक है, option B is the right answer of this question. The RBI has issued draft guidelines proposing the removal of foreclosure charges on floating rate loans for retail and MSME borrowers, including loan granted to individual borrowers for business purposes. ठीक है, these changes will provide greater flexibility for borrowers to switch lenders, offering better terms and allow them to prepay their loans without incurring penalties, which currently range from 4 to 5% on the outstanding principal for personal loans. Important information regarding RBI, established 1st April 1935, headquartered Mumbai, and Governor Sanjay Malhotra. Next question. With which bank did LTI Mindtree announces a strategic collaboration to enhance customer experience and improve banking operations? LTI Mindtree ने ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और बैंकिंग परिचालन में सुधार के लिए किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की? तो यूरो बैंक ऐसे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, LTI Mindtree gained a 2.85%, reaching rupees 5,634.15 after announcing a strategic collaboration with Eurobank SA, a subsidiary of Eurobank Ergasia Service and Holdings SA, to enhance customers' experience and improve banking operations for Eurobank and its subsidiaries. ठीक है, LTI Mindtree ने यूरोबैंक एर्गियासिस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स ऐसे की सहायक कंपनी यूरोबैंक ऐसे के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा के बाद 2.85 की बढ़त हासिल की, जो 5,634.15 पर पहुंच गई, ताकि ग्राहक अनुभव को बढ़ाया जा सके और यूरोबैंक और उसकी सहायक कंपनियों के लिए बैंकिंग परिचालन में सुधार किया जा सके। ठीक है,
तो इसी के साथ ही हमारा कवर हुआ है पार्ट 3 फरवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है और कंप्लीट हो गया है पूरा फेब मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। पीडीएफ आप परचेज करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए इस लिंक से, ठीक है। ये आपको फॉर पीडीएफ दिया गया है। और इसके अलावा मैं जल्दी आपके लिए लास्ट 6 मंथ का, जिसमें हमने अक्टूबर से मार्च तक के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज लेंगे, लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर्स भी लेके आऊंगी, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को भी चैनल का नाम जरूर बताएं। और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी के लिंक आपको दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।